आज पढ़ेंगे हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के छात्रों के लिए पेपर सेकंड है फिजिक्स का तरंग एवं दोलन। उसका टॉपिक है चालित या प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक। जब किसी अवमंदित सरल आवर्ती दोलक पर बाह्य आवर्ती बल F = F0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है तो दोलक प्रारंभ में अपनी स्वाभाविक आवृत्ति, जिसको हम ओमेगा 0 सरल आवर्ती दोलक की आवृत्ति, उससे दोलन करता है। परंतु कुछ समय पश्चात ओमेगा 0 आवृत्ति के दोलन समाप्त हो जाते हैं और तत्पश्चात दोलक अवमंदन बलों के विरुद्ध किए जाने वाले कार्य के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि की पूर्ति बाह्य परिवर्ती बल से करता है और प्रणोदित आवृत्ति, जो कि बाह्य परिवर्ती बल की आवृत्ति है ओमेगा, उससे दोलन करने लगता है। प्रणोदित दोलक या चालित दोलक का आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के साथ नियत रहते हैं। इस प्रकार के दोलक को चालित या प्रणोदित दोलक, ड्राइवन और हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। प्रणोदित दोलक पर 3 प्रकार के बल लगते हैं। पहला है प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम FR कहते हैं, और वो विस्थापन के समानुपाती होता है और समानुपाती नियतांक को हम प्रत्यानयन बल नियतांक K कहते हैं, जो कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह आ रहा है। यहाँ x विस्थापन है। दूसरा बल है डैम्पिंग फोर्स, अवमंदन बल, और वो वेग के समानुपाती होता है। वेग को हम dx/dt विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर से व्यक्त कर रहे हैं। और समानुपाती नियतांक हो गए यहाँ पे लेमडा, जिसको हम अवमंदन नियतांक कहते हैं। यहाँ भी डैम्पिंग फोर्स dx/dt के विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आ रहा है। और थर्ड है बाह्य प्रत्यावर्ती बल, एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए इसको फोर्स के कैपिटल F के नीचे सबस्क्रिप्ट E लगाया और वो इस तरह से F0 साइन ओमेगा टी के बराबर ले लिया। यहाँ साइन आ रहा है, इसका मतलब ये परिवर्ती बल है। हम जानते हैं यदि F और यहाँ पे T ले लें तो इसका ग्राफ ये इस तरह से आएगा। तो आधे टाइम धनात्मक और आधे टाइम ऋणात्मक रहेगा एक आवर्तकाल में ये, इसलिए हम इसको प्रत्यावर्ती बल लेते हैं साइन के रूप में। F0 यहाँ प्रत्यावर्ती बल का आयाम हो गया और ओमेगा बाह्य बल की आवृत्ति होगी। इस तरह से हमने देखा कि हमारे यहाँ पे प्रत्यानयन बल, अवमंदन बल और बाह्य प्रत्यावर्ती बल इस ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर में उपस्थित हैं। तो परिणामी बल इन तीनों बलों का योग हो जाएगा, जिसको हम कैपिटल F से लिख रहे हैं। लेकिन न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि कोई m द्रव्यमान का दोलक गति करता है सरलावर्ती दोलक, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण m इंटू d2x/dt स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो F की जगह हमने ये रख दिया, FR का मान रख दिया, FD का रख दिया और FE का। ठीक है, तीनों यहाँ रखेंगे तो ये समीकरण हमारे प्राप्त हो जाएगी। इसमें m का भाग देंगे और फिर सारे पदों को, धनात्मक पदों को एक तरफ रख देंगे और ऋणात्मक, ठीक है, एक भी नहीं रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो समीकरण प्राप्त होगी d2x/dt स्क्वायर प्लस λ/m dx/dt प्लस k/m x F0/m साइन ओमेगा टी। इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे 3 नियतांक लेंगे। λ/m को 2r के बराबर रख दिया, k/m जैसा पहले लेते आए हैं ओमेगा 0 स्क्वायर के बराबर है, और कैपिटल F0 और स्मॉल m के अनुपात को स्मॉल f0 कर दिया। इस रखने के बाद ये जो समीकरण हमारे पास प्राप्त हो रही है d2x/dt स्क्वायर प्लस 2r dx/dt प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x स्मॉल f0 साइन ओमेगा टी, ये समीकरण 2 कहलाती है प्रणोदित दोलक का अवकल समीकरण। प्रारंभ में दोलक को विस्थापित करने पर वह न्यून अवमंदित दोलक की भांति गति करता है, जिस पर बाह्य प्रत्यावर्ती बल आरोपित है। ये दोलन इस प्रकार मॉड्यूलित होते हैं तथा दोलक के क्षणिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। कुछ समय पश्चात क्षणिक व्यवहार अवमंदित हो जाता है और दोलक की स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाती है। अतः उपरोक्त समीकरण 2 के हल 2 होते हैं और क्षणिक व स्थायी तथा पूर्ण हल इनके अध्यारोपण से प्राप्त होता है। तो क्षणिक अवस्था यानी ट्रांजिएंट स्टेट के व्यवहार की व्याख्या पिछले अध्याय हमने 2.6 का जो खंड था उसमें कर दी है। अब हम स्थायी हल प्राप्त करते हैं, और स्थायी हल अवस्था में प्रणोदित दोलक का
बाह्य बल की आवृत्ति से ही दोलन करता है। और इस अवस्था में माना कि जो समीकरण 2 है उसका जो हल है वो इस तरह से समीकरण 3 के द्वारा हम लिख सकते हैं x = f0 sin ओमेगा t - फाई। यह अगर समीकरण 3 समीकरण 2 का हल है तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखेंगे तो उसको संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें हमें dx/dt और d2x/dt² चाहिए। तो x का समीकरण 3 का t के साथ अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा x0 cos ओमेगा t - फाई। एक बार और अवकलन करेंगे तो d2x/dt² आ जाएगा। और ये x dx/dt और d2x/t² का समीकरण 2 में मान रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 2 से d2x/dt² ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, यहाँ से रखा। इसी तरह से d2x/dt² रखा, dx/dt रखा और ये x का मान भी आपने रख दिया। तो ये समीकरण हमारे पास आ गई। राइट हैंड साइड में f0 sin ओमेगा t है, उसको ओमेगा t - फाई प्लस फाई से करके sin a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये दो पद हमारे पास राइट हैंड साइड में प्राप्त हो जाएंगे। उपरोक्त समीकरण समय t के सब मानों के लिए यथार्थ है, अर्थात जब cos ओमेगा t - फाई = 0 हो या sin ओमेगा t - फाई = 0। अन्य रूप में हम कह सकते हैं कि हम sin ओमेगा t - फाई और cos ओमेगा t - फाई के गुणांकों की दोनों तरफ तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दो समीकरण प्राप्त होंगे जैसा कि समीकरण 4 और 5 में बताया गया है। और इन दोनों 5 को 4 में भाग देंगे तो tan फाई आ जाएगा और 5 का तथा 4 का वर्ग करेंगे, चूँकि cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई करेंगे तो हमारे पास समीकरण 7 प्राप्त हो जाएगी जो कि x0 को बताएगा। तो समीकरण 6 व 7 को 3 में रखने पर प्रणोदित दोलक के स्थायी अवस्था में विस्थापन का जो समीकरण प्राप्त होगा वो इस तरह से समीकरण 9 आ गया हमारे पास। x = f0 ओमेगा 0² - ओमेगा² प्लस 4 ओमेगा² के घात 1/2। ये x0 के बराबर लिखेंगे आगे और हमारे पास साइन इस रूप में प्राप्त हो जाएगा ओमेगा t - ये फाई का मान आपने रख दिया। तो उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि स्थायी अवस्था में प्रणोदित दोलक अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन नहीं करता है, बल्कि चालित बल की आवृत्ति ओमेगा से दोलन करता है तथा दोलक का आयाम समय के सापेक्ष स्थिर रहता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दोलक का विस्थापन आरोपित बल से फाई कला कोण पीछे रहता है। अब लेंगे हम प्रणोदित दोलक की कला, फेज ऑफ फोर्स्ड ओसिलेटर। समीकरण 6 से प्राप्त जो दोलक का विस्थापन है तथा चालक बल के मध्य जो कलांतर है फाई, उसको हम इस तरह से tan फाई = 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 - ओमेगा² लिखा था। उपरोक्त समीकरण में कलांतर की 3 विशिष्ट स्थितियों से हम व्याख्या कर सकते हैं। पहली, जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से बहुत कम हो, ऐसी स्थिति को हम न्यून चालित आवृत्ति लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इस स्थिति में tan फाई लगभग 0 के बराबर होगा तो फाई का मान भी 0 आ जाएगा, अर्थात प्रणोदित दोलक एवं चालक बल दोनों एक ही कला में कंपन करेंगे। जब ओमेगा = ओमेगा 0 होगी तो क्रांतिक चालित आवृत्ति कहलाएगी, ये क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और समीकरण 9 में ओमेगा = ओमेगा 0 रखने पर tan फाई इन्फिनिटी आ जाएगा और इन्फिनिटी होगा तो फाई का मान tan π/2 होता है जब इन्फिनिटी होता है, इसलिए फाई कह सकते हैं हम π/2 के बराबर होगा, यानी कलांतर 90 डिग्री का होगा। इस स्थिति में प्रणोदित दोलक के विस्थापन की कला चालक बल से π/2 पीछे रह जाएगी। ओमेगा t - फाई आ रहा है, इसका मतलब फाई जो कि π/2 है, इसलिए π/2 पीछे रह जाएगी। तीसरी स्थिति, जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से बहुत ही अधिक हो, ओमेगा > ओमेगा 0, यानी अति चालित आवृत्ति कहलाएगी, ये हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। समीकरण 9 में इस तरह से हम ये ओमेगा > ओमेगा 0 करेंगे तो ओमेगा 0 के पद को नगण्य मान लेंगे तो नीचे केवल ओमेगा रह जाएगा और वो लगभग 0 के बराबर होगा, और वो भी -0 है, इसका मतलब पाई के बराबर हो गया। तो स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से बहुत अधिक होती है। प्रणोदित दोलक की विस्थापन की कला चालक बल से पाई कला पीछे रह जाती है। तो कलांतर फाई का चालक बल की आवृत्ति ओमेगा के साथ जो परिवर्तन का जो है चित्र, ये इस तरह से आप खींच सकते हैं। ये 0 है, इधर x एक्सिस पे ओमेगा ले लिया, इधर फाई ले लिया y एक्सिस पे। तो हम देख रहे हैं जब ओमेगा 0 के बराबर है तब ये π/2 के बराबर हो गया, और जब अति अवमंदन है बहुत ज़्यादा है तब इसका ग्राफ ये आता है सीधा, और शून्य अवमंदन यानी न्यू के लिए सीधा आ रहा है और न्यून अवमंदन के लिए इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों स्थितियाँ यहाँ पे बता रखी हैं। अब लेंगे अपन प्रणोदित दोलक का
आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ ए फोर्स्ड ऑसिलेटर। समीकरण 7 से स्पष्ट है कि प्रणोदित दोलक का जो आयाम है वो x0 से व्यक्त किया जाता है और उसका मान समीकरण 12 से स्मॉल f0 डिवाइडेड बाई ये जो बड़ा कोष्टक है ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की घात 1/2। तो समय पर निर्भर करता है बल्कि और चालक बल की आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करता है और इसमें चालक बल अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति करके आयाम को नियत रखता है। तो अवमंदन बल को न्यून यानी r लेस देन ओमेगा मानते हुए प्रणोदित दोलक के आयाम को 3 विशिष्ट अवस्थाओं में हम अध्ययन करते हैं। पहला न्यून चालित आवृत्ति है ना, जैसा पहले किया था, न्यून चालित आवृत्ति लेंगे ओमेगा लेस देन ओमेगा 0। इस स्थिति में दोलक का जो आयाम है x0 f0 अपॉन ओमेगा 0, यानी इस ओमेगा स्क्वायर को नेग्लेक्ट मान लेंगे तो नीचे केवल ओमेगा 0 स्क्वायर बच जाएगा। m से गुणा किया, m से भाग दिया, ठीक है, तो ऊपर mf0 हो गया, m ओमेगा 0 स्क्वायर को हम k लिख देंगे तो ये समीकरण 13 आ जाएगी। न्यून चालित आवृत्ति की स्थिति में दोलक का आयाम आरोपित बल के आयाम तथा बल नियतांक पर निर्भर करता है, ऊपर कैपिटल 0f आ गया, और अवमंदन बल व दोलन के द्रव्यमान निर्भर नहीं करता। इस तरह से समीकरण 13 से ये सिद्ध हो गया। अब लेंगे क्रांतिक चालित आवृत्ति, जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 के लगभग बराबर हो। इस स्थिति में हमारे हर के अंदर ओमेगा 2 और ओमेगा स्क्वायर वाले पद कट जाएंगे और केवल 2r ओमेगा बचेगा। m से यहाँ भी गुणा करेंगे और भाग देंगे तो ऊपर ये m0 नीचे लेमडा ओमेगा 0। समीकरण 14 से हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करने पर दोलक का आयाम अवमंदन बल पर निर्भर करता है, यानी लेमडा पर, और हम देख रहे हैं समीकरण 14 में ये नीचे आ रहा है तो इसके मान में वृद्धि होने पर दोलक का आयाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। उपरोक्त दोनों स्थितियों में दोलक के आयामों का अनुपात इस तरह से, यदि 14 और 13 जो समीकरण थी उनका हम भाग दें तो हमारे पास ओमेगा 0 टो आ जाता है, तो और वो Q के बराबर होता है, विशेषता गुणांक के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि विशेषता गुणांक Q आयाम को नियंत्रित करता है, यानी x0 को नियंत्रित करता है। तीसरी है हमारे पास अति चालित आवृत्ति, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से बहुत अधिक हो तो नीचे ओमेगा 0 स्क्वायर वाले पद हटा देंगे तो नीचे केवल ओमेगा 0 स्क्वायर आ जाएगा। समीकरण 16 के अनुसार ओमेगा के वर्ग के ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब दोलक की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तो दोलक का आयाम चालित आवृत्ति ओमेगा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और दोलक में प्रणोदित आवृत्ति ओमेगा की अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स वो घटती है। अब लेंगे अपन अधिकतम आयाम या आयाम अनुनाद की स्थिति। 12 से हम कह सकते हैं कि जो समीकरण है उसमें हर का जो मान है ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान जब न्यूनतम होगा तो वो आयाम अधिकतम हो जाएगा x0। तो ये यहाँ पे हम न्यूनतम करेंगे, न्यूनतम एक स्थिरांक होता है जिसका अवकलन करेंगे तो राइट साइड में 0 आ जाएगा और इसको हम हल करेंगे तो ओमेगा का मान समीकरण 17 से अंडर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा r स्क्वायर आ जाएगा और इसको हम ओमेगा r यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कर रहे हैं, अनुनादी आवृत्ति कर रहे हैं, ओमेगा इजिकल टू ओमेगा r होगा। इस स्थिति में हमारे पास प्रणोदित दोलक का आयाम अधिकतम हो जाएगा। इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अवमंदन बल के मान में वृद्धि होने पर अनुनादी आवृत्ति कम आवृत्ति की ओर विस्थापित होती है, जैसा कि हमारे पास चित्र 2.92 में दर्शाया गया है। ये देखिए आप, इधर x0 ले लिया और इधर ओमेगा ले लिया। अनुनादी आवृत्ति ये जैसे जैसे, तो अति अवमंदन के लिए सबसे कम आ रहा है इसका मान, न्यून अवमंदन और शून्य अवमंदन पे पीक बढ़ जाता है, ठीक है। और ये ओमेगा 0 इस तरह से लेफ्ट साइड में विस्थापित हो जाती है, यानी कम आवृत्ति की ओर विस्थापित हो जाती है। अब लेंगे हम अनुनादी आवृत्ति पर प्रणोदित दोलक का जो अधिकतम आयाम है उसका मान निकालेंगे और इस तरह से ओमेगा की जगह क्या रख दिया, ओमेगा r रख दिया। ओमेगा r का मान फिर यहाँ पे रख दिया, ओमेगा r का दोनों जगह, और ये हल करेंगे तो इस तरह से आएगा। और q का मान हम जानते हैं ओमेगा 0/2r है, यहाँ पे ओमेगा 0 की जगह हम 2rq रख देंगे तो, और q को बाहर लेंगे तो समीकरण इस तरह से 18 से हमारे पास x0 का अधिकतम मान विशेषता गुणांक के रूप में आ जाएगा। और शून्य अवमंदन की स्थिति में q का मान, हम q को अगर 0 कर देंगे तो ये अनंत होता है। इसलिए समीकरण 18 से ज्ञात होता है कि दोलक के आयाम अनुनाद की स्थिति पर अनंत होता है, परंतु जैसे जैसे अवमंदन गुणांक में वृद्धि होती है q का मान कम होता है और दोलक के अधिकतम आयाम का मान कम होता जाता है। उपरोक्त सभी परिणामों को देखते हुए प्रणोदित दोलक के आयाम की चालित आवृत्ति पर निर्भरता को चित्र 2.92 में प्रदर्शित किया गया है।
विभिन्न स्थितियों में प्रणोदित दोलक के कलांतर तथा आयाम के तुलनात्मक मान को सारणी 1 में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से है, यानी न्यून अवमंदन की स्थिति में न्यून, और ये फाई का मान 0 हो गया, आयाम ये हो गया। ओमेगा इजिकल टू ओमेगा 0 क्रांतिक स्थिति में π/2 कला से पीछे हो गया, और ये आयाम इसके बराबर है। ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा 0 है, यानी अति अवमंदन की स्थिति में ये पाई और ये f0 अपॉन ओमेगा है, पाई से पीछे हो गया, और ये ओमेगा इजिकल टू ओमेगा पार पर, जो कि हम कहते हैं ये कौन सी है, अनुनादी अवस्था में कला और आयाम का मान आ गया। अब अनुनाद की तीक्ष्णता को परिभाषित करते हैं, शार्पनेस ऑफ ए रेजोनेंस। अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ चालक बल की आवृत्ति के साथ आयाम जिस दर से गिरता है वह अनुनाद की तीक्ष्णता के परिणाम को व्यक्त करता है। यदि अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ चालक की आवृत्ति में न्यून परिवर्तन करने से आयाम पर्याप्त मात्रा में गिरता है तो अनुनाद की तीव्रता तीक्ष्ण कहलाती है, और यदि आयाम में परिवर्तन कम होता है तो अनुनाद सपाट कहलाता है। चित्र 2.9 में खींचे गए वक्रों से स्पष्ट है कि न्यून अवमंदन की स्थिति में वक्र का ढाल अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ बहुत अधिक है, इसलिए अनुनाद तीक्ष्ण होता है, परंतु अवमंदन के अधिक होने पर अनुनाद सपाट हो जाता है क्योंकि वक्र का ढाल कम हो जाता है। कि एक बार फिर आप ये चित्र देख लें, इसमें ये बता रखा है ना, न्यून अवमंदन की स्थिति में ये शार्पनेस ज़्यादा है और ये अति अवमंदन में सपाट हो जाता है और शून्य पे अनंत हो जाता है। तो इस तरह से तीक्ष्णता में हमने देखा कैसे तीक्ष्णता बढ़ती है न्यून के लिए। प्रणोदित दोलक का वेग देखेंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। स्थायी अवस्था में यानी स्टेडी स्टेट में प्रणोदित दोलक का विस्थापन समीकरण 8 से हमने लिखा था, और इसका उपयोग करके हम जो कि x का समीकरण था उसका t के साथ अवकलन करेंगे तो वेग आ जाएगा, और इस तरह से ये वेग आ गया हमारे पास। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं समीकरण 19 के रूप में, और यहाँ पे डेल्टा आ गया, इसका मतलब वेग जो है अगर हमारे पास साइन के रूप में लिख रहे हैं और वहाँ ओमेगा t माइनस 5 था, यहाँ पे डेल्टा कला ये पीछे हो जाएगा। इस प्रकार वेग आयाम v जो है इसको ओमेगा v x0 को आप क्या लिखेंगे, आयाम लिखेंगे v0, x0 का मान रख दिया। समीकरण 20 क्या बताएगा, वेग का आयाम बताएगा, और वेग की कला विस्थापन की कला से π/2 अग्रणी है। यहाँ पे विस्थापन x ये था ओमेगा t प्लस माइनस 5 और ये प्लस π/2 आ गया, इसका मतलब ये विस्थापन से π/2 आगे हो गया। तो वेग का आयाम आरोपित बल की आवृत्ति पर निर्भर है, तो इसका मान अधिकतम होने के लिए समीकरण 20 का जो मान है उसमें हर न्यूनतम होना चाहिए। हर न्यूनतम होने के लिए ये कंडीशन होगी, और इसका अवकलन करेंगे क्योंकि इसमें ओमेगा पर निर्भर कर रहा है तो ओमेगा के साथ अवकलन करेंगे, राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, और फिर इसको आप 2 बार है ना, एक बार एक कांस्टेंट रखते हुए 2 पद है इसलिए, और दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरी बार दूसरे को कांस्टेंट रखते हुए पहले का अवकलन करेंगे और फिर हल करेंगे, तो ये प्रतिबंध हमारे पास आ जाएगा, जिससे अधिकतम v0 के लिए ओमेगा इजिकल टू ओमेगा 0 आ जाएगी। इस अवस्था को वेग अनुनाद की अवस्था कहते हैं, और वेग अनुनाद की अवस्था में जब आप v ओमेगा इजिकल टू ओमेगा 0 रख देंगे तो हमारे पास v का मान v0 मैक्सिमम f0 अपॉन 2r आ जाएगा, और f0 m से गुणा कर दिया, वही आ गई हमारे पास f0 बाई लैम्डा। ठीक है, ये अधिकतम मान हो गया न्यून अवमंदन की स्थिति में। ग्राफ से बता रखा है अर्थात अधिकतम वेग आयाम अवमंदन नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ओमेगा टेंस टू 0 कर देंगे तो v0 भी 0 हो जाएगा, ओमेगा इजिकल टू ओमेगा 0 करेंगे तो v0 अधिकतम हो गया, और इस तरह से ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा 0 अवमंदन अत्यल्प है तो v0, इस तरह से हमारे पास f0 अपॉन m ओमेगा 0 वेग आयाम की आवृत्ति पर निर्भरता इस तरह से चित्र 2.93 में प्रदर्शित की गई है। देख लिया आपने। आरोपित बल के सापेक्ष कला कोण डेल्टा से पीछे रहता है, और डेल्टा हमने ऊपर देखा 5 माइनस π/2 है। जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से कम होता है तो फाई 0 था, यहाँ हम आप पर रख देंगे फाई 0, तो ये माइनस π/2 यानी डेल्टा माइनस π/2 होता है। अतः अल्प आवृत्तियाँ वेग प्रणोदित बल के सापेक्ष π/2 कला कोण से आगे रहता है। ओमेगा इजिकल टू ओमेगा 0 पर फाई π/2 होता है, डेल्टा 0 होगा। वेग अनुनाद की अवस्था में प्रणोदित बल दोलक वेग का वेग समान कला में रहते हैं, और जब ओमेगा वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 0 तो फाई पाई हो जाता है, जिससे डेल्टा π/2 कला कोण से पीछे रहता है, जो कि यहाँ हम देख रहे हैं चित्र 2.94 में ये दर्शा रखा है ना। यहाँ पे ये ओमेगा ले लिया, इधर ये डेल्टा ले लिया। न्यून अवमंदन की स्थिति के लिए ग्राफ है, ओमेगा इजिकल टू ओमेगा 0 पर डेल्टा 0 हो गया,
और अति अवमंदन के लिए π/2 पे पहुंच जाएगा। ये n नहीं है, पाई है। और यहाँ पे न्यून है, जब 0 है तब ये -π/2 के लिए तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कला का ग्राफ भी खींच सकते हैं। धन्यवाद।